नमस्ते दोस्तों। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है और रेगुलरली चल रही है। आप पंक्चुअली अपना काम भी कर रहे हैं और अब तक हम जो 6th की और 7th की एनसीईआरटी और 8th की एनसीईआरटी के पहले 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उसे आप भी कंप्लीट कर चुके हैं हमारे साथ साथ। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 जो 8 के एनसीईआरटी है ज्योग्राफी से, उससे हम कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आप लोग जिस तरह से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए हैं और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से इंटरैक्टिव अपने सेशंस को बनाते जा रहे हैं, आप एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, आप डिस्कशंस कर रहे हैं, उसके अलावा आप यहाँ पे डाउट भी अपने सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं पर्सनली अवेलेबल भी होता हूँ। तो इसके अगर आप सभी लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और अभी ही अपने सेशंस को इंटरैक्टिव बनाएं। और पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम इन बिटवीन द लेक्चर्स आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जिसके आंसर आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखते हो, जो कि एक बहुत अच्छी सभी को हेल्प होती है और अपने आप को भी एक बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है। आपकी स्टडी और भी ज़्यादा हम कहेंगे कि डिटेल में हो जाती है उन क्वेश्चंस के आंसर करने के बाद। तो इसी तरह से पिछले वीडियो लेक्चर में जिन्होंने आंसर किए थे उनके नाम हैं रोहित जी और मयंक जी। तो चलिए रोहित जी और मयंक जी ने क्या आंसर्स दिए हैं इसको सबसे पहले देख ले। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो ये जो वीडियो आपको आप देख सकते हैं, ये है मेरा 4th चैप्टर का वीडियो 8 के एनसीईआरटी का। इसमें आप देख सकते हैं रोहित जी ने यहाँ पे कुछ आंसर के टाइप्स ऑफ कल्चर उन्होंने लिखे हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन किया था, जैसे फ्रूटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एविकल्चर, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर, फंगी कल्चर। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे हमें कल्चर्स बता के हमारी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प की है। इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि मयंक जी ने भी हमें कुछ कल्चर्स बता के हमारी हेल्प की है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मयंक जी ने और रोहित जी ने जो कल्चर्स हमें बताया वो बहुत काम किया। और हो सके तो आप सभी लोग इस वीडियो को पॉज यहीं पे करके इन सब कल्चर्स को अभी ही अपने नोट्स में नोट डाउन कर ले, ताकि आपका बहुत सारा काम हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी और मयंक जी, जो आपने हमारी इतनी अच्छी तरीके से हेल्प की और हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। तो चलिए आज का जो लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं उसे शुरू करें। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 में का 8 के एनसीईआरटी का, वो है इंडस्ट्रीज़। हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को पढ़ने वाले, बहुत बेहतरीन एनसीईआरटी है 8 की जो आपको अलग अलग चीज़ें बता रही है। तो ये चैप्टर में आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि पिछले चैप्टर में आप पढ़े थे एग्रीकल्चर के बारे में, आपने देखा कि कितनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको एग्रीकल्चर के बारे में मिली। वैसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन अभी आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में इस चैप्टर में मिलेगी। तो चलिए ये जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी एनसीईआरटी जो होती है उसकी शुरुआत एक बहुत बेहतरीन कहानी से होती है, वैसे यहाँ पे कुछ एक छोटी सी एक कहानी दी हुई है। तो यहाँ पे कहानी से ज़्यादा ये कुछ ऐसी अलग सी चीज़ है जो हमारे लाइफ से जुड़ी है। तो उन्होंने पूछा, हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, तो आप अभी जो भी नोटबुक को यूज़ कर रहे हैं या फिर अभी आप जो भी कॉपी या फिर आप जो भी मैप बुक आपने अपने सामने रखी हुई है, वो अगर आप देखोगे तो वो बहुत बड़े प्रोसेस से होके मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी प्रोसेस से आप तक पहुंची है। यहाँ पे अगर देखा गया तो इसकी जो ज़िंदगी थी, जो आप इस नोटबुक को देख रहे हैं, वो एक ट्री करके शुरू हुई थी और हम देखेंगे कि उसको काट दिया गया, फिर उसका जो पल्प था, सॉरी वो जो ट्री था उसे ट्रांसपोर्ट किया गया पल्प मिल में, और वहाँ पे वो जो वुड था उस पेड़ का उसे प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट किया गया वुड पल्प में। फिर जो ये वुड पल्प था उसको मिक्स किया गया केमिकल्स के साथ और फाइनली उसको पेपर बना दिया गया मशीन्स का यूज़ करके। और ये जो पेपर आपको देखने मिलता है, फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑफ द पेजेस, है ना। बाद में ये सिर्फ पेपर ऐसा ही नहीं रहा, बाद में अलग इंडस्ट्री में पहुंच गया। उस इंडस्ट्री में पहुंच के उसमें और भी केमिकल्स के यूज करके इंक बना के उसके ऊपर कुछ लाइन्स प्रिंट कराई गई है। तो जो पेजेस होते हैं फिर उसको बाइंडिंग की गई है, यानी हम कहेंगे देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक, उनको चिपकाया गया, उनको सेट किया गया, एक नोटबुक बनाएगी, बाद में उसकी पैकिंग की गई और मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया गया। फाइनली वो आपके हाथ में आई जहाँ से आपने मार्केट से उसे खरीद के लाया। तो कैन यू इमेजिन कि आपके हाथ में आज जो नोटबुक दिख रही है वो एक पेड़ हुआ करता था एक टाइम पर, इतने प्रोसेसिंग के बाद वो आप तक पहुँचा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो जर्नी इस तरह से शुरू हुई थी और पेपर इस तरह से बन के आप तक पहुँच गया। कितनी अच्छी बात कही गई है, देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों से एनसीईआरटी की शुरुआत होती है। अब जैसे कि हम देखें कि आपकी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वो एग्रीकल्चर से शुरू होती है, वैसे ही सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो होती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट बनाता है। जैसे ये रॉ मटेरियल था वुड और इसका बन गया कॉपी या फिर नोटबुक, ये हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी जिसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। तो किसी भी चीज़ की इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे हमने देखा कि
पल्प जो था इसको पेपर बना दिया गया, पेपर को नोटबुक बनाया गया, है ना। दिस रिप्रेजेंट द 2 स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, है ना। तो 2 प्रोसेस से गुजरा हुआ है। पेपर जो होता है हम कहेंगे मेड फ्रॉम पल्प, एंड क्लॉथ जो होता है वो कॉटन से बनता है। अगर देखा गया तो हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज। हाँ, कॉटन खरीद के लाएंगे, अब उसमें कुछ प्रोसेसिंग होगी, उसमें वैल्यू और ऐड हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो एक एक वैल्यू ऐड होती रहेगी, जितना उसमें प्रोसेसिंग करोगे उतनी उसकी वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, उसकी वैल्यू ऐड होती जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। और इसी तरह से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा होता है, यूटिलिटी ज़्यादा होता है, ज़्यादा काम में आता है एक रॉ मटेरियल से ज़्यादा, है ना। तो हम कहेंगे वुड से ज़्यादा आपको, अगर वुड से बनी हुई जो चीज़ है वो ज़्यादा काम की, ये तो पक्की बात है। सिर्फ रॉ वुड आपके सामने ला के रख दिया जाए तो आपको उतना काम वो नहीं आएगा, बट उससे कुछ चीज़ें बना के आपके सामने रख दी जाए तो आपको वो बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो यहाँ पे यही कहा जाएगा कि इंडस्ट्री जो होती है उसकी डेफिनेशन लिखिए, और कितनी बेहतरीन डेफिनेशन देखिए। इंडस्ट्री जो होती है, इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज, है ना। देखा गया तो इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम कहेंगे कि गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से जुड़ा हुआ है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, या फिर हम कहेंगे कुछ सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो ये होती है इंडस्ट्री, जो हमें यहाँ पे पता चलता है। तो इंडस्ट्री यानी वही है कि सब चीज़ें वहाँ से बनाई जाती है, गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, मिनरल्स को निकाला जाता है, यही सब आपको पता है यहाँ पे चलता है। इसीलिए हम कहेंगे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती है। हम ये कहेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए कहा जाता है उन्हें। कोल माइनिंग इंडस्ट्री होती है जहाँ से कोल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। टूरिज्म इंडस्ट्री होती है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। टूरिज्म इंडस्ट्री आपको कुछ सर्विस देंगी, यहाँ से वहाँ जाने की, कुछ गाइड की सर्विस, कुछ रहने की अरेंजमेंट्स, ये सब आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आयरन और स्टील है, ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। कोल माइनिंग इंडस्ट्री है, वो कोल को एक्सट्रैक्ट यानी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। और प्रोविजन ऑफ सर्विस के जो एग्जाम्पल देखने मिल रहे हैं वो टूरिज्म है। यहाँ जो 3 चीज़ें उन्होंने यूज़ की थी, तीनों के एग्जाम्पल आपको मिल गए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। देखिए कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपको बहुत ईजीली ये चीज़ें बताई जाती है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि एक जर्नी जो आपके शर्ट की जो पहना हुआ है आपने, वो कॉटन फील्ड से आपके वार्डरोब तक यानी आपके हम कहेंगे अलमारी तक आके पहुंचा हुआ है। तो उसकी जर्नी जो है वो ट्रेस कीजिए, पहले क्या था, क्या हुआ क्या नहीं। आपको ये जान के भी बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत खुशी होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अगर देखा गया तो इंडस्ट्री को जो क्लासीफाई किया जाता है वो हम कहेंगे 3 बेसिस पे उसे क्लासीफाई किया जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई किया जाता है ऑन 3 बेसिस। 3 बेसिस कौन कौन से हैं यहाँ पे हम इसे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे इंडस्ट्रीज, ये क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज के नहीं है, इंडस्ट्रीज के बेसिस से जिस पे क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। फिर आगे आप इंडस्ट्री के भी क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। 3 हैं। सबसे पहले ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा जो क्लासिफिकेशन आपको देखने मिलता है ऑन बेसिस ऑफ साइज, ये इंडस्ट्री बड़ी वो इंडस्ट्री बड़ी। और तीसरा जो आपको क्लासिफिकेशन मिलता है वो है ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ये 3 बेसिस है जिस पे इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी आगे पढ़ लेते हैं, फिर इन चीज़ों को देखते हैं। ऐसी चीज़ें आपको आपके नोट्स में लिखते रहना है। अगर देखा गया तो रॉ मटेरियल की जो इंडस्ट्रीज होती है मे बी एग्रो बेस्ड, है ना। रॉ मटेरियल यानी क्या है कि वहाँ से आपको रॉ मटेरियल हासिल होना चाहिए। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी, यानी हम कहेंगे एग्रीकल्चर पे आधारित इंडस्ट्री जहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलता है। फॉर एग्जांपल कॉटन अगर मुझे रॉ मटेरियल लग रहा है, वुड रॉ मटेरियल लग रहा है, तो उसके लिए मुझे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लगेंगे जिसपे हम ये कहेंगे कि रॉ मटेरियल जो हमें लेके देगी। दूसरा मिनरल बेस्ड, जिससे आप मिनरल निकाल सकते हैं। तीसरा हम कहेंगे मरीन बेस्ड या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, किस तरह का रॉ मटेरियल आपको ना उस पर डिपेंड है। ये सब चीज़ों को उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको भी पहले लिख लेते हैं अपने फ्लो चार्ट में, इसे भी ऐड कर लेते हैं ताकि आपको और भी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आए। हम यहाँ पे रॉ मटेरियल में और भी हमने देखा कि 4 चीज़ें उन्होंने बताई है। सबसे पहले देखा गया था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। दूसरा अगर देखा जाए तो वो आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तीसरा जो उन्होंने हमें बताया है वो है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। और चौथा जो हमें देखने मिलता है, जो उन्होंने हमें बहुत बताया है, वो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये और हमें 4 यहाँ पे रॉ मटेरियल में ही 4 और क्लासिफिकेशन देखने मिलते हैं। तो एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर देखा गया तो हम अभी यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं उसमें हमें ये देखने मिलता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज
जो होती है वो यूज़ करती है प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को, उनके रॉ मटेरियल, यानी हम कहेंगे कि रॉ मटेरियल करके। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या क्या आ सकता है, हम कहेंगे कि जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, जो प्लांट से बने हुए फूड है उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, या एनिमल से बने हुए फूड है उनसे बने हुए ऑयल है इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, कॉटन के टेक्सटाइल की हो, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हो जो एनिमल से निकले, लेदर इंडस्ट्रीज हो जो एनिमल से निकले, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, इसको एग्रो बेस्ड कहा जाता है। बहुत सिंपल है समझना। अगला अगर देखा गया तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है जो मिनरल ओर्स को यूज़ करती है अपने रॉ मटेरियल करके, यानी हम कहेंगे जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंडस्ट्रीज के, है ना, उससे दूसरी इंडस्ट्री चलती है। जैसे हम कहेंगे आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। तो आयरन ओर से आयरन बना है, ये हम कहेंगे एक आयरन, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल है कि आयरन बनाया जा रहा है। फिर आयरन से आगे मशीन बनाई जाएगी, वो अलग हो गया, बट आयरन अगर बनाया जा रहा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, यानी हम कहेंगे दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज हेवी मशीनरी उस आयरन से बनाई जाएगी, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाए जाएंगे, रेलवे कोच बनाए जाएंगे, तो ये और आगे इंडस्ट्रीज को कुछ ना कुछ सप्लाई करेंगे। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है वो ऐसी इंडस्ट्री होती है जो आगे ये मिनरल्स को निकालती है और आगे कुछ इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है, तो ये हो गई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये भी काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। तीसरा अगर देखा गया तो हमें वो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज बता रहे हैं। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है वो प्रोडक्ट को यूज़ करती है सी और ओशन से रॉ मटेरियल करके। एकदम सिंपल अगर देखा गया तो आपको ये पता चल रहा है कि मरीन नाम से ही पता चल रहा है कि पानी से रिलेटेड होगा। ये जो इंडस्ट्रीज होती है ये प्रोसेस करती है सी फूड, या फिर हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, ये कुछ एग्जांपल्स है। फिश ऑयल से आप देखते हैं, या फिर फिश कॉड लीवर ऑयल हो गया, या फिर जो भी चीज़ें है सी फूड से रिलेटेड या पानी के मिनरल, पानी से रिलेटेड समझ जाइए, वो होते हैं पूरे हम कहेंगे मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसके बाद अगला यहाँ पे क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस होता है उसको यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल करके, यानी हम कहेंगे कि जैसे आपने देखा कि पेपर बनाने के लिए यहाँ पे पल्प लग रहा था, तो इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट से निकल रहा है वुड और उससे बनाया जा रहा है। फार्मास्यूटिकल्स, यानी हम कहेंगे जो भी दवाई ववाई की इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे हम कहेंगे कि जो भी वेजिटेशन है उससे कुछ हमें मेडिसिन मिल रही है उसमें यूज़ हो रही है। फर्नीचर वही वुड का यूज़ हो रहा है, बिल्डिंग्स में भी कुछ वुड का यूज़ हो रहा है। तो ये इंडस्ट्रीज़ होती है जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है। तो समझना काफ़ी आसान है। हम कहेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कुछ हम कहेंगे प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मिनरल ओर्स से रिलेटेड, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज सी और ओशन से रिलेटेड, और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट में जो चीज़ें पाई जाती है उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज। तो ये सब जो इंडस्ट्रीज होती है वो आपको देखने मिलती है। इस तरह की कुछ इंडस्ट्रीज अलग अलग तरह की आपको यहाँ 4 इंडस्ट्रीज हमने देखी क्लासिफिकेशन में, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम आते हैं साइज पे। जब हम साइज पे आते हैं तो साइज में हम कहेंगे कि 2 तरह के साइज देखने मिलते हैं। यानी सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, आपने कितना वहाँ पे कैपिटल लगाया है या कितने लोग वहाँ एम्प्लॉयड है, कैपिटल जो है वो कितना लगाया गया, पैसा कितना लगाया गया, मशीन्स कितनी लगाई गई, ये हम कह सकते हैं। और या फिर हम कहेंगे लोग कितने आपके मशीन कंपनी में काम करते हैं वो हम कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कितनी कितनी बड़ी चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या नंबर्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वॉल्यूम कितना है आपके प्रोडक्शन का, उस पर बेस्ड होती है साइज पे। बेस्ड ऑन साइज हम कहेंगे इंडस्ट्रीज जो होती है उसको स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्लासीफाई किया जा सकता है। अगर देखा गया तो हम इस तरह से साइज के आधार पर इसे क्लासीफाई करते हैं। साइज में अगर देखा गया तो एक हम कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरी जो होती है वो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को यहाँ पे हम देख सकते हैं साइज के आधार पे। तो आगे देखिए इनके बारे में क्या क्या लिखा है वो देखते हैं। कॉटेज हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो है आर द टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पे प्रोडक्ट जो होते हैं उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है हाथ से यहाँ पे बनाए जाते हैं। आर्टिशंस जो होते हैं वो हाथ से कुछ चीज़ें बना रहे हैं। हम कहेंगे बास्केट वीविंग हो गया, पॉटरी हो गया, बाकी हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, कॉटेज इंडस्ट्री के कुछ एग्जांपल है। आपको तो पता ही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहाँ पे हाथ से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है उसमें कैपिटल भी कम लगता है, इन्वेस्टमेंट हम कहेंगे बहुत कम लगता है, टेक्नोलॉजी जो होती है वो भी बहुत कम लगती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और जो प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हम कहेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत बड़े वॉल्यूम में प्रोड्यूस किया जाता है, इसमें छोटा छोटा, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो हायर हो जाता है, टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं वो सुपेरियर होती है, बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जैसे हम कहेंगे सिल्क वीविंग हो गया या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है।
तो प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स और हेवी मशीनरी जो है ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है। तो हम कहेंगे कि इस तरह की कुछ यहाँ पे उन्होंने दो एग्जांपल बताए, जैसे सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ होती है जिसमें हाथ से काम होते हैं। और प्रोडक्शन जो होता है ऑटोमोबाइल्स का और हेवी मशीनरीज़ का, वो हाथ से नहीं बनाया जा सकते, उसमें मशीन्स का यूज़ होता है, कैपिटल ढेर सारा लगता है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट वाली लगती है या फिर बहुत आगे की टेक्नोलॉजीज लगती है, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है। इस तरह से साइज़ के आधार पर हम इंडस्ट्रीज़ को और भी यहाँ पे हम क्लासीफाई करते हैं। तो स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, ये भी आपको पता चल गया। जब हम आगे आते हैं तो तीसरी जो बात यहाँ पे आपको देखने मिलती है वो है ओनरशिप। तो ओनरशिप के बारे में पढ़ते हैं। अब ओनरशिप जो है उसमें भी कुछ यहाँ पे हम कहेंगे कि कुछ क्लासिफिकेशन होंगे। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन से, सबसे पहले हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा गया तो इसको क्लासीफाई किया जाता है प्राइवेट सेक्टर में, स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर में, जॉइंट सेक्टर में और कोऑपरेटिव सेक्टर में। तो चलिए हमारे फ्लो चार्ट में ये भी ऐड कर लेते हैं ताकि आप लोग भी अपने नोट्स में ये चीज़ें ऐड कर पाए बेहतरीन तरीके से। अगर देखा गया तो सबसे पहले अगर देखा गया तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, दूसरा अगर देखा गया तो पब्लिक इंडस्ट्रीज, यानी हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज या फिर स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर या स्टेट ओन्ड। तीसरा अगर देखा गया तो हम कहेंगे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। और चौथा जब हम पढ़ते हैं तो वो होता है कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, तो इतने तरह की आपको इंडस्ट्रीज उन्होंने यहाँ के क्लासिफिकेशन में बताई है ओनरशिप के बेस्ड। तो ओनरशिप के बेस्ड जो जो चीज़ें हमें पढ़ने मिलती है, तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है। सिंपल बात है, प्राइवेट सेक्टर यानी कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इसको ऑपरेट करता होगा और वही उसका ओनर होगा। तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक तो अकेला कोई जो गवर्नमेंट नहीं है, वो इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कोई इंडस्ट्री चला रहा है तो वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होगी। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो होती है उसको ओन करता है, उसका हम कहेंगे कि उसका ओनर या फिर वो ऑपरेट करती है गवर्नमेंट, वो हो गई पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL सेल हो गया। ये सब जो इंडस्ट्रीज होती है ये इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट इंडस्ट्री हम इसे कहते हैं नॉर्मली, बट ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का नाम होता है हमारे किताबों में। उसके बाद जॉइंट सेक्टर आते हैं। जॉइंट सेक्टर की बात करें तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो होती है उसको ओन करते हैं और ऑपरेट करते हैं स्टेट और इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दोनों। जैसे हम कहेंगे मारुति उद्योग लिमिटेड, ये एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है जिसमें दोनों होते हैं। हम कहेंगे कि प्राइवेट भी होता है और स्टेट भी होता है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये लिमिटेड कंपनी, जैसे कि हम कहेंगे कि लिमिटेड यानी हम कहेंगे जॉइंट सेक्टर कंपनीज लिमिटेड, तो ये भी होती है हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती है उसका एग्जांपल है मारुति उद्योग लिमिटेड। फिर आगे आते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर जो होती है उसको ओन और ऑपरेट करने वाला जो होता है वो प्रोड्यूसर और सप्लायर जो होता है रॉ मटेरियल वाला वही होता है। हम कहेंगे प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर वर्कर, या फिर दोनों भी ऐसा होता है। यानी सपोज ऐसा है कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले ही हैं या फिर आप सप्लाई कर रहे हो रॉ मटेरियल, जैसे मिल्क के लिए आपके पास ही खुद की डेयरी है, उसके चलते आप ही वहीं से सप्लाई भी कर रहे हो रॉ मटेरियल को, आपके जो वर्कर्स है वो ही या फिर दोनों भी लोग मिल के इसे ओन कर रहे हैं, यानी मिल के लोग चला रहे हैं कॉपरेशन के साथ, इसलिए इसको कोऑपरेटिव सेक्टर कहा जाता है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको आप अमूल नाम से जानते हैं, AMUL अमूल। उसके अलावा सुधा डेयरी जो है ये सक्सेस स्टोरीज है कोऑपरेटिव वेंचर के। अगर देखा गया तो समझ गया आप सभी इंडस्ट्रीज़ को। यहाँ पे अगर मैं जैसे फिर से आपको बता दूं तो यहाँ पे हमने ओनरशिप में जैसे देखा प्राइवेट सेक्टर में जो होता है वो इंडिविजुअल ओन करता है, या फिर हम कहेंगे कि इंडिविजुअल ऑपरेट करता है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती है उसको ओन करते हैं, जो हम कहेंगे कि सबसे पहले कि गवर्नमेंट या फिर ऑपरेट भी गवर्नमेंट करती है। जॉइंट सेक्टर में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करते हैं। और कोऑपरेटिव सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती है उसे चलाते हैं हम कहेंगे कि कोऑपरेशन के साथ, एक तो रॉ मटेरियल सप्लायर हो गया या प्रोड्यूसर हो गया, उसके साथ साथ वर्कर्स हो गए, ये सब हम करते हैं इसमें। ओके, सो ये सब इंडस्ट्रीज हमें यहाँ पे पता चलती है। तो अभी हमने इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन देख लिया ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन बेसिस ऑफ साइज और ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे के कुछ भी आपको टॉपिक्स को समझना है तो यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट है इसको अच्छे से बना के रखिएगा अपने कॉपीज़ में, अपने नोट्स में, और यही फ्लो चार्ट को हमेशा रिवाइज करते रहिएगा। आगे कभी भी आप इसे पढ़ेंगे
तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद भी रहेगी। आगे अगर हम चलते हैं तो हमें देखने मिलता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब आप देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज होती है अलग अलग जगह लोकेटेड होती है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये जो इंडस्ट्री है वो एक ही जगह क्यों लोकेट नहीं होती है, एक ही जगह क्यों नहीं होती है, अलग अलग जगह क्यों ये हमको देखने मिलती है। तो इसके जवाब अब आपको मिलने वाले हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके चलते उसका लोकेशन डिसाइड किया जाता है। फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं लोकेशन किसी भी इंडस्ट्री का, वो सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल क्या अवेलेबल है। जहाँ पे कॉटन अवेलेबल होगा वहीं पे आपको कॉटन की इंडस्ट्री डालने में फ़ायदा होगा। लैंड भी आपको उतनी अवेलेबल होनी चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए, लेबर होने चाहिए, पावर होने चाहिए यानी वही इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, या फिर हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट और मार्केट, ये सब होना चाहिए। ये होगा वहीं पे तो इंडस्ट्री लोकेट हो सकती है। तो इंडस्ट्रीज जो होती है दे आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल, ये हम कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे जहाँ भी ये फैक्टर्स अवेलेबल है वहीं पे आपको इंडस्ट्रीज देखने मिलेगी, इसमें से कुछ हो या काफ़ी सारे हो, ये हम कह सकते हैं। कहीं कहीं पे हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो इंसेंटिव्स देती है आपको इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे कभी कभी गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज़ देंगी, सब्सिडाइज पावर देगी, या फिर हम कहेंगे सब्सिडी यानी आपको कुछ उसमें कंसेशन मिल जाते हैं जो भी आपको खर्चा आ रहा है उसमें, या फिर गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे दे देती है, उस खर्चे में से कुछ खर्चा गवर्नमेंट उठा लेती है। लेमन लैंग्वेज में सब्सिडी यानी यही समझ लीजिएगा। आगे हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम यही कहेंगे गवर्नमेंट आपको कभी कभी इंसेंटिव्स दे रही है, जैसे सब्सिडाइज्ड पावर देती है जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी में कुछ कंसेशन मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लगना हो गया, या फिर कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे प्रोवाइड करती है। तो सब्सिडाइज्ड यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जो इंडस्ट्रीज होती है, इसलिए वो बैकवर्ड एरिया में भी लोकेटेड रह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरिया में प्रमोट करने का सोचती है ताकि उस एरिया का भी डेवलपमेंट हो पाए। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है इस कारण डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ होता है टाउन और सिटीज़ का, इसीलिए बैकवर्ड एरिया में प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती रहेगी। तो यही वो फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री को। फिर से एक बार बता दूं, रॉ मटेरियल है, उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि आपको लैंड देखने मिलती है, लैंड हो गया, पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, लेबर, कैपिटल, मार्केट भी पास में होना चाहिए भाई, तभी तो आप इंडस्ट्री से, नहीं तो बहुत दूर होगा मार्केट तो आपको ले जाते जाते बहुत खर्चा आ जाएगा, तो आपको कोई उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं। तो यही चीज़ें सोच समझ के इंडस्ट्री की लोकेशन फिक्स की जाती है, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। तो आपको ये पता चल गया कि इंडस्ट्री की लोकेशन किस तरह से यहाँ पे फिक्स होती होगी। अगला आप यहाँ पे देखते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। अगर इंडस्ट्रियल सिस्टम की हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपको ये भी बता दूँ कि इंडस्ट्रियल सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या होता है। उसमें इनपुट होता है, यानी देखिए कुछ चीज़ें रहेगी जो आपको आउटपुट बनाने के लिए लगेगी, उसको हम इनपुट कहेंगे। मशीन्स हो या जो भी आपको लग रहे हैं, या फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे कुछ प्रोसेस होती है और आउटपुट्स होंगे। तो तीन चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इनपुट्स यानी हम कहेंगे रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ रही है आपको। रॉ मटेरियल के अलावा हम कहेंगे लेबर की ज़रूरत पड़ रही है। ये सब आप इनपुट डाल रहे हैं ना, तभी तो कुछ प्रोडक्शन मिलेगा। जब तक मेरे पास कॉटन नहीं होगा तब तक मैं कपड़ा कैसे बनाऊंगा, तो इनपुट मुझे कॉटन डालना पड़ेगा, तभी आउटपुट करके क्लॉथ कपड़ा बाहर आएगा। तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, उस पर काम करने के लिए लेबर लगते हैं, और लैंड की कॉस्ट भी तो मुझे पे करनी पड़ती है। जो ज़मीनों का कॉस्ट होगा, फ्री में तो लैंड मिलेगी नहीं। ट्रांसपोर्ट के भी खर्चे होते हैं, वो सब इनपुट हो गया। या फिर पावर, जो भी इलेक्ट्रिसिटी की मुझे ज़रूरत पड़ रही है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, बिल्डिंग बनाया या जो भी मैंने बनाए हैं, वो सब चीज़ें वो इनपुट्स में आती हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे प्रोसेस कहा जाता है। प्रोसेस में हम कहेंगे कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिससे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में। जैसे हम कॉटन को अगर क्लॉथ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो रॉ मटेरियल इसको इसके लिए प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, और इसी को प्रोसेस कहा जाता है। दूसरी बात, जो आउटपुट्स होते हैं वो एक एंड प्रोडक्ट होता है। आपको पता है क्लॉथ जो है, आपको टेक्सटाइल मिल में अगर आपको क्लॉथ मिल गया, सो क्लॉथ जो होगा वो आपका हम कहेंगे कि आउटपुट हो गया, तो एंड प्रोडक्ट आपको मिला। और जो इनकम अर्न आप कर रहे हैं उसको बेच के, वो भी आपका आउटपुट हो गया। तो आउटपुट में आपका आ रहे हैं क्या क्या, आउटपुट में आपका आ रहा है एंड प्रोडक्ट, और उससे आप जो इनकम कमाने वाले हैं वो। जैसे यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल लिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, इनपुट जो इसमें लग रहा है वो कॉटन लग रहा है, ह्यूमन लेबर लग रहा है, फैक्ट्री लग रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग रही है। प्रोसेस में आपको क्या क्या करना पड़ रहा है, गिनिंग करना पड़ रहा है, स्पिनिंग करना पड़ रहा है, वीविंग करना पड़ रहा है, डाइंग और प्रिंटिंग करना पड़ रहा है। आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, जो शर्ट आपने पहना है वो आउटपुट ही तो मिला है उस इंसान को जिसने वो मशीन बना के, वो इंडस्ट्री बना के आपको ये कपड़ा बेचा है। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल सिस्टम पूरा चलता है जिसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। इन सब के अगर आप नोट्स बना के रखते चले तो बहुत बेहतरीन हो जाता है। फ्लो चार्ट में नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए मैं ही आपको यहाँ पे कुछ बना के दिखाता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग, जैसे हमने पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग हम कहेंगे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मेरे साथ साथ आप भी लिख सकते हैं
और आप ये नोट्स जो है ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसका यूज कर सकते हैं रिवीजन के पर्पज़ के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग जो भी है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इसमें हमने जैसे कि देखे, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं, तो सबसे पहले हम अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे लगते हैं रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। दूसरा जो आपको लग रहा है वो है लैंड। तीसरा आपको लगता है वाटर। ओके, चौथा जो आपको यहाँ पे लगने वाला है वो है लेबर। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर, पावर आपको लगता है। पावर के अलावा आपको जो यहाँ पे लगता है वो रहेगा कैपिटल। कैपिटल कैपिटल के अलावा आपको यहाँ पे लगेगा ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के अलावा एक और फैक्टर जो यहाँ पे आता है वो है मार्केट। मार्केट के बिना इंडस्ट्री किसी काम की नहीं है। जब तक आप मार्केट में अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को नहीं बेचोगे तब तक प्रॉफिट कैसे बनाओगे। तो इंडस्ट्रीज के लिए मार्केट की भी ज़रूरत होती है। ये पूरी ही चीज़ें एसेंशियल है एक इंडस्ट्री के लिए, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। उसके अलावा आगे की जो चीज़ें उसके भी हम बेहतरीन तरीके से हम एक तरह से नोट्स बना लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा गया तो इंडस्ट्री के सिस्टम आपने देखा, तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में आपने जो चीज़ें पढ़ी, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बन जाते हैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात करें तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पे लगी थी। ये 3 चीज़ें आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा सिस्टम पूरा इंडस्ट्री का चलने के लिए सबसे पहले आपको इनपुट लगते हैं। इसमें आपको एक काम करना है कि यहाँ पे जो मैंने आपको इनपुट्स और ये सब जो भी यहाँ लिख रहा हूँ फ्लो चार्ट में, उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए, या फिर जो एनसीईआरटीज़ में जो आपके एग्जांपल्स दिए उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, वो भी इसके नीचे आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। तो यहाँ पे इनपुट्स हो गए। इनपुट के अलावा आपको और जैसे कि मैंने दूसरा बताया कि प्रोसेसेस होती है कुछ प्रोसेस के अलावा हम तीसरा कहेंगे वो होती है आउटपुट्स। तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये 3 चीज़ें भी अच्छे से यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, सबके एग्जांपल्स भी वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। तो ये इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है जो आपको यहाँ पे पता चलता है। उसके बाद हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन यानी वो रीजन, अब देखिए मैं एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल रीजन है यानी पूरा रीजन है जहाँ पे ढेर सारी इंडस्ट्रीज बनी हुई होगी। तो इंडस्ट्रियल रीजन जो होता है वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे के आसपास लोकेटेड है और सब एक दूसरे का बेनिफिट यहाँ पे ले रही है क्योंकि वो एक दूसरे के पास में है, इन सबको एक दूसरे से फायदा मिल रहा है। ये रीजन बन जाता है इंडस्ट्रियल रीजन। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन अगर वर्ल्ड में बात की जाए तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हो गया, या फिर वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप हो गया, ईस्टर्न यूरोप हो गया या ईस्टर्न एशिया हो गया, ये पूरे जो भी रीजन्स है ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको मार्क करके दिए ये इंडस्ट्रियल रीजन्स। ये जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं ये हम कहेंगे कि टेम्परेट एरियाज़ के काफ़ी पास में होते हैं। टेम्परेट हम कहेंगे कि एरियाज़ के पास में है, सी पोर्ट के काफ़ी पास में, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से किए जा सकते हैं। सी पोर्ट के पास रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पे हम कहेंगे जो भी गुड्स है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो सी पोर्ट के पास होता है और स्पेशली कोल फील्ड्स के पास होते हैं। तो हम यही कहेंगे कि ये इंडस्ट्रियल रीजन्स जो होते हैं टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स में। आपको टेम्परेट एरियाज में उनका क्लाइमेटिक कंडीशन और काफ़ी सारी चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं, या फिर हम कहेंगे सी पोर्ट्स भी पास में होते हैं, सी पोर्ट्स मिल जाते हैं, या फिर हम कहेंगे कि कोल्ड फील्ड्स के पास में भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना पूरा बेल्ट है, और ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही है इंडस्ट्रियल रीजन है, ये पूरा ऐसा बेल्ट है जहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है ये सिचुएटेड है, और हम कहेंगे कि इंडस्ट्रियल रीजन ये पूरा है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये होता है। इंडिया में भी इस तरह के कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स है, जैसे आपको मुंबई पुणे क्लस्टर देखने मिलता है, बहुत सारी इंडस्ट्री है। बैंगलोर तमिलनाडु रीजन हो गया, हुगली रीजन हो गया, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन हो गया। उसके अलावा मैं कहूँगा छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गया, विशाखापट्टनम गुंटूर जो बेल्ट है वो एक हो गया, गुड़गांव दिल्ली मीरठ रीजन जो है वो हो गया, कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो गया। ये सब आपको इंडिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हम कहेंगे रीजन्स देखने मिलते हैं। अभी आपको एक काम करना है कि ये कौन कौन से स्टेट में है ये लिखना है कमेंट सेक्शन में, तो बहुत अच्छी हेल्प होगी आप लोगों की खुद की भी और बाकी लोगों की भी। ये बेसिक चीज़ है जो इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो, आगे आपको इसी के डिटेल में पढ़ना है, बट डिटेल में पढ़ने के पहले इन चीज़ों का अच्छा नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छा नॉलेज लोगे तो डिटेल में इसे समझ पाओगे, यही तो होता है एक अच्छे से पढ़ाई करने का तरीका। इंडस्ट्रियल डिजास्टर अभी हुआ है, कभी इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स आपको देखने मिलते हैं। इंडस्ट्री में कुछ तो भी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिस इंसिडेंट से हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। सबसे पहले अगर देखा गया तो इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स या डिजास्टर जो होते हैं वो टेक्निकल फेलियर या इररेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग के कारण होते हैं हजार्डस मटेरियल के।
ऐसा ही एक बहुत वर्स्ट डिजास्टर जो था वो भोपाल में हुआ था 3 दिसंबर 1984 को अराउंड 12:30 बजे रात को AM। इट वॉज टेक्निकल एक्सीडेंट इन विच पॉइजनस मिथिल आइसोसाइनेट जो है MIC जिसे कहा जाता है, वो गैस जो होती है वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ और बाकी रिएक्शन प्रोडक्ट्स के साथ लीक हो गई थी। हम कहेंगे पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड यहाँ से। तो भोपाल का ये जो इंसिडेंस है बहुत बुरा इंसिडेंस था। ये इंसिडेंस में जो डेथ हुई थी वो लगभग 3,598 या फिर हम कहेंगे 3,598 लोग मारे गए थे 1989 में। ऑफिशियल डेथ जो है ये इतने बताए गए थे। जितने भी लोग बचे वो स्टिल सफ़र कर रहे हैं काफ़ी सारे एलिमेंट से, हम कहेंगे जैसे कि ब्लाइंड हो गए, कुछ लोग इम्पेयर हो गए, हैंडीकैप हो गए, किसी का इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम खराब हो गया, तो किसी का गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हो गए किसी को। इस तरह की अलग अलग चीज़ें आपको वहाँ पे देखने मिली। तो ये एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री यहाँ पे आपको देखने मिली थी जो भोपाल में थी, वहाँ पे ये डिजास्टर हुआ था। हम कहेंगे इस इंसिडेंस में हम कहेंगे एक और इंसिडेंस आपको देखने मिलता है जिसमें 23 दिसंबर 2005 को एक गैस वेल जो थी वो ब्लो आउट कर गई थी। गांव क्यों करके एक जगह है, या फिर हम कहेंगे शोंगिंग चाइना में है। उसमें 243 लोग मारे गए थे, 9,000 लोग इंजर हुए थे और 64,000 लोग जो है वो उनको इवैक्यूएट किया गया था। बहुत सारे जो लोग थे वो मारे गए क्योंकि वो रिटर्न नहीं हो पाए इस एक्सप्लोजन के बाद। And those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skins, lungs from the gas। ये उनको यहाँ पे देखने मिला। बहुत बुरे हाल थे। ये चाइना का इंसिडेंस हो या फिर भोपाल का इंसिडेंस हो, बहुत बुरे बुरे इंसिडेंट्स आपने यहाँ पे देखे हैं। अब जब इतने बुरे बुरे इंसिडेंट्स देखने मिल रहे जैसे कुछ भोपाल में हो गए या फिर चाइना में हो गए, तो इनके हम बच कैसे सकते हैं? क्या मेजर्स है जो हम ले सकते हैं और इससे बच सकते हैं? रिस्क रिडक्शन मेजर्स जो है वो सबसे पहले है कि डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया जो होता है उससे बहुत दूर रखना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया से, ताकि इंडस्ट्री में कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो ये सब चीज़ें इफेक्ट ना करे लोगों को। जो लोग रहते हैं इंडस्ट्री के विसिनिटी में यानी इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको अवेयर रखना चाहिए कि, यानी हम कहेंगे शुड बी अवेयर ऑफ स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स, हजार्डस सब्सटेंसेस एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स ऑकर। ये उनको हमेशा बताते रहना चाहिए कि भाई देखिए कभी यहाँ पे कुछ केमिकल्स रखे हुए, कोई कुछ टॉक्सिन्स रखे, कुछ हजार्डस सब्सटेंस यहाँ पे रखे, अगर कभी कुछ हो गया तो इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं ये भी उन्हें बताना चाहिए। फायर वार्निंग या फिर हम कहेंगे फाइटिंग सिस्टम जो होता है उसको इम्प्रूव करना चाहिए जिससे वार्निंग भी मिल जाए और कुछ हो गया तो उससे बचने के भी सिस्टम बहुत अच्छे बने रहें। स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस की और बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उसको सबसे पहले तो लिमिट में यूज़ करना चाहिए और हम कहेंगे स्टोरेज काफ़ी अच्छे से रखना चाहिए, सेफ रखना चाहिए। पोल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटी जो होती है इन इंडस्ट्रीज़ की उसको इंप्रूव करना चाहिए जिससे ज़्यादा पोल्यूशन ना हो इन इंडस्ट्रीज़ में। ये आपको यहाँ पे पता चलता है। तो दीज आर द रिस्क हम कहेंगे रिडक्शन मेजर्स जो आपने लेना चाहिए। आगे हम आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। अब इसके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कीजिए। कर लिया? यस। अब आपको क्या करना है, तो आपको अपनी वर्ड एटलास की बुक लेके आनी है और एटलास की बुक लाके इस वीडियो को फिर से क्या करना है तो प्ले करना है। अपने एटलास अपने साथ रखेंगे क्योंकि अब आप और हम सब मिलके इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करने वाले हैं। आप अपने मैप बुक में लोकेट करेंगे और कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चलूँगा और वही चीज़ें आप यहाँ पे अपने मैप्स में देखते हुए चलेंगे। बहुत अच्छी बात होगी ये सब अगर आप करोगे तो ये आपका बहुत अच्छा एक वर्क होगा और इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। पहले ही आपको मैं अलर्ट कर देता हूँ इन बात से। अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको देखने मिलता है कि वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज जो होती है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री। सबसे पहले आपको बता दो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज होती है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। सबसे मेन इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये माइंड में फिट कर लीजिएगा। आयरन और स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होती है पुरानी इंडस्ट्री है, ओल्ड इंडस्ट्रीज है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये इमर्जिंग इंडस्ट्री है। ये कुछ नई इंडस्ट्री आपको देखने मिलता है। अब नया वर्ड आ गया इमर्जिंग इंडस्ट्री। तो चलिए इमर्जिंग इंडस्ट्री यानी क्या देखते हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज यानी वो जो इंडस्ट्रीज होती है उन्हें सनराइज इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। इन इंडस्ट्रीज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटलिटी और नॉलेज वाली इंडस्ट्रीज आती है, इमर्ज कर रही है। ये बाकी जो है वो तो इमर्ज कर चुकी है, आयरन स्टील हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सब तो इमर्ज कर चुकी है। ये इमर्जिंग है, ये आगे बढ़ रही है। जो कंट्रीज होती है जहां आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड है वो है जर्मनी, USA, चाइना, जापान और रशिया।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलती है, उनमें से कुछ देश के नाम अगर है तो वो है इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। बड़े बड़े जो हब्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के, वो सिलिकॉन वैली में है, जो कि सेंट्रल कैलिफोर्निया में और बैंगलोर रीजन इंडिया में आपको देखने मिलते हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री हो, वैसे ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होती है, इसमें भी काफ़ी इनपुट्स, प्रोसेसिंग और आउटपुट्स होते हैं। जैसे आपने एक इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में ये चीज़ें देखी थी। सबसे पहले अगर देखा गया तो ये फीडर इंडस्ट्री है उन प्रोडक्ट्स की जो आयरन को रॉ मटेरियल करके यूज़ करते हैं बाकी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो दिस इज़ द फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। जैसे मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री, उसके लिए फीडर इंडस्ट्री है, उसको ये फीड कर रही है आयरन से, ये आयरन निकाल रहा है, आयरन को सप्लाई कर रहा है जो मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज है उसमें। देखिए कितनी अच्छी इंडस्ट्री है। इनपुट जो होते हैं इस इंडस्ट्री के, इसमें रॉ मटेरियल्स क्या लगते हैं, वो होता है आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, उसके अलावा लेबर लगते हैं, कैपिटल लगते हैं, साइट लगता है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे लगता है। प्रोसेस जो होती है उसमें आयरन ओर को कन्वर्ट करना पड़ता है स्टील में, जिसमें काफ़ी सारी स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले हम कहेंगे उसके अलावा रॉ मटेरियल जो होता है उसको सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस में रखा जाता है, जहाँ पे उसमें स्मेल्टिंग होती है। स्मेल्टिंग यानी क्या, पहले देख लेते हैं। स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ओर से, कैसे, तो उसको हिट करके बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर उसको मेल्ट किया जाता है, सॉरी हम कहेंगे हिट किया जाता है, यानी वो मेल्ट हो जाता है और उसमें से फिर निकाला जाता है उस मेटल को। इसको स्मेल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस में हम कहेंगे रॉ मटेरियल को सबसे पहले क्या किया जाता है प्रोसेस में, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले स्मेल्टिंग किया जाता है इसको ब्लास्ट फर्नेस में डाल के, फिर उसके बाद रिफाइन किया जाता है, उसको उसमें से निकाल दिया जाता है और फिर आउटपुट जो होता है वो आपको जो मिलता है वो स्टील होता है, जिसको आप बाकी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल करके यूज कर सकते हैं। ये सबसे पहली चीज़ है। देखिए कितनी अच्छी बात है। सबसे पहले हम कहेंगे तो स्टील को मैन्युफैक्चर करना जो है उसमें देखिए मैन्युफैक्चरिंग में 8 टन्स ऑफ कोल लग गया, 8 टन्स ऑफ आयरन ओर लग गए, 1 टन लाइमस्टोन लग गया और इससे हमें 1 टन स्टील ही मिल पाए। इतनी सारी चीज़ें लगी है 1 टन स्टील बनाने के लिए। स्टील जो होता है ये काफ़ी टफ होता है, ये तो आपको पता है, और उसको शेप भी काफ़ी इजीली दिया जा सकता है, कट भी किया जा सकता है और उसको उसके वायर्स भी बनाए जा सकते हैं। स्पेशली हम कहेंगे एलॉय जो होते हैं स्टील के, उसको यूज की एलॉय बनाए जाते हैं। कैसे एलॉय यानी क्या, तो दो मेटल को जब आप मिक्स करोगे तो एलॉय बनता है, यानी हम कहेंगे छोटे अमाउंट बाकी मेटल्स डालेंगे, जैसे एल्यूमिनियम डाल दिया, निकल डाल दिया, कॉपर डाल दिया, तो ये बन जाएगा एलॉय। तो एलॉय क्या होता है, तो बाकी भी मेटल्स को मिक्स अगर किया जाता है तो उसे एलॉय कहा जाता है। एलॉय जो होता है वो स्टील को एक अनयूजुअल हार्डनेस देता है, टफनेस देता है और एबिलिटी देता है कि उसको रस्टिंग ना हो, उस पर जंग ना लग जाए, है ना। आयरन जो होता है वो उसको प्योर फॉर्म में रखोगे तो उस पर रस्टिंग होगी, बट बाकी चीज़ें मिक्स करोगे तो उससे रस्टिंग नहीं होगी, इसीलिए एलॉय बनाना ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए ब्लास्ट फर्नेस इस तरह से होता है। यहाँ पे हम कहेंगे तो इसमें ये सब चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे लाइमस्टोन, आयरन ओर डाला गया, लाइमस्टोन डाला गया, कोक डाला गया, ये सब होगा। यहाँ ब्लास्ट फर्नेस होगा। यहाँ पे हम कहेंगे कि हॉट एयर यहाँ से अंदर आती है, बहुत गर्म होता है और गर्म होने के बाद ये मेल्ट हो जाता है और मोल्टन आयरन जो होता है यहाँ से बाहर निकलता है और स्लैग यहाँ से। तो इस तरह से चीज़ें हमें पता चलती है। तो हम कहेंगे कि ये जो स्टील है ये बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री का, यानी हम कहेंगे ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें आपको देखने मिल रही है उसमें आयरन या स्टील का यूज़ तो हुआ ही होगा, या फिर वो टूल्स से जो बनी है उन टूल्स में तो भी यूज़ हुआ होगा। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं कुछ तो भी यूज़ कर रहा हूँ उसमें तो नहीं हुआ है, तो भाई जिससे वो बनी है या किसी मशीन से बनी होगी या जिससे भी बनी हो उसमें तो आयरन का यूज़ हुआ होगा। तो यही है। या फिर हम कहेंगे मशीनरी ऑफ दिस मेटल्स ना, तो यही है, मशीन्स में यूज़ होगा, कहीं भी यूज़ होगा। शिप्स हो गई, ट्रेन हो गया, ट्रक हो गया, ऑटोज़ हो गए, ये सब स्टील से ही बनते हैं। इवन जो सेफ्टी पिन्स होती हैं आपकी छोटी सी नीडल्स होती हैं वो भी तो स्टील से बनी है। ऑयल वेल्स जो होती है इनको ड्रिल किया जाता है विद स्टील मशीनरी। ऑयल वेल के ड्रिल करने के लिए स्टील का यूज़ होता है, तो स्टील की पाइपलाइन जो होती है उससे ऑयल को ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। मिनरल्स जो होते हैं उनके माइनिंग के लिए भी स्टील की ज़रूरत होती है, तो फार्म के मशीन्स में भी स्टील की ज़रूरत होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए भी स्टील के फ्रेमवर्क बनाने पड़ते हैं, तो स्टील जो है वो हर जगह यूज़ हो रहा है। बिफोर 1800 AD अगर देखा गया तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो थी वो लोकेटेड वही हुआ करती थी जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है।
पावर सप्लाई अवेलेबल है और रनिंग वाटर ईजिली अवेलेबल है। धीरे धीरे आइडियल लोकेशन जो इंडस्ट्री की बन गई वो कोल फील्ड्स के पास बन गई, ठीक है, और कैनल या रेलवेज के पास बन गई। तो जहाँ से ट्रांसपोर्ट अच्छा हो सकता है और कोल फील्ड से आपको कोल मिल पाएगा जिससे आप आयरन को बना पाओगे, वहाँ पे इसको रखना शुरू कर दिया। 1950 के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होती है वो लोकेट होने लगी लार्ज स्केल में फ्लैट लैंड पे, सी पोर्ट्स के पास, क्योंकि समुद्र के रास्ते इसको ट्रांसपोर्ट कर जाना ईजी होने लगा। ये इसीलिए क्योंकि दिस टाइम स्टील वर्क जो होता है हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर जो है हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज, है ना, तो पानी से यहाँ वहाँ ले जाना पड़ा। देखिए पहले का टाइम बिफोर 1800s वहीं पे अब ये रहेगी जहाँ पे क्या रहेगा, हम कहेंगे जहाँ पे रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर अवेलेबल। धीरे धीरे जहाँ कोल अवेलेबल है और हम कहेंगे दूसरी बात जो रेलवे या फिर को जो भी कैनल अवेलेबल है वहाँ पे ये रखने शुरू कर दिया कोल फील्ड्स के पास। उसके बाद ये इंडस्ट्रीज पानी के पास आ गई ताकि यहाँ से अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सके सब चीज़ें। इंडिया में अगर देखा गया तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होती है ये डेवलप्ड है, आपको देखने मिल रही है ना, क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल अच्छा है, चीप लेबर है, ट्रांसपोर्टेशन है और मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। कुछ इंपॉर्टेंट ये देखिए इंडिया, अब इंडिया का मैप ओपन कीजिएगा और जो भी मैं एरियाज़ बोलता हूँ उसको अच्छे से लोकेट कीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट स्टील इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है जैसे कि भिलाई उसमें से है, दुर्गापुर है, बुनपुर है, या फिर हम कहेंगे कि जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो है, ये सब हम कहेंगे 4 स्टेट्स में ये फैले हुए हैं। जैसे हम कहेंगे वेस्ट बंगाल में काफ़ी है, आपको देखने मिलता है स्टील, झारखंड में है, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़, ये जगह आपको काफ़ी बड़े हम कहेंगे बड़े बड़े स्टील इंडस्ट्रीज़ आपको देखने मिलती है। भद्रावती और विजयनगर जो है कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम जो है ये तमिलनाडु में, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं जो कि लोकल रिसोर्सेज के चलते बनाए गए हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज है स्टील इंडस्ट्री के इंडिया में, इनको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्हें याद रखना क्योंकि आप लोगों को इस पर क्वेश्चन आगे जाके आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा आपको, तो इसको लोकेट करते हुए चलिएगा। उसके बाद कहानी जमशेदपुर की। जमशेदपुर की अगर बात करें तो बिफोर 1947 अगर देखा गया तो एक ही आपके पास आयरन और स्टील प्लांट हुआ करता था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, ठीक है, ये आपको पता भी होगा, यानी इंडिया को फ्रीडम मिलने के पहले। ये प्राइवेटली ओन था, इसके ओनर प्राइवेट ही एक इंडिविजुअल थे, गवर्नमेंट की एक कंपनी नहीं थी। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया जिसके चलते काफ़ी सारी आयरन और स्टील प्लांट्स बनाए गए। टिस्को जो था ये 1907 में साक्षी करके जो जगह है वहाँ बनाया गया, नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुबरनरेगा और खारकई, झारखंड में। तो यहाँ जो इन दोनों नदियाँ मिलती है, जहाँ इन दोनों नदियों का संगम है, वहाँ पे हम कहेंगे साक्षी करके जो जगह है वहाँ पे ये बनाया जाता है। लेटर जो है साक्षी को जो नाम था वो दिया गया जमशेदपुर, ठीक है। जोग्राफिकली अगर देखा गया तो जमशेदपुर जो होता है इज़ द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री, है ना, सबसे अच्छे जो लोकेशन मिला है वो जमशेदपुर ही है, ये हम कहेंगे। तो जमशेदपुर से ये सब चीज़ों की शुरुआत हुई है। अब अगर देखा गया आगे तो हम कहेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलता है ये पूरा टाटा स्टील वर्क है, यहाँ पे टाटा नगर रेलवे स्टेशन भी है, यहाँ पे गोल्फ कोर्स या सभी चीज़ें यहाँ लोकेटेड है, ये साक्षी है ना। और यहाँ पे अगर देखा गया तो यहाँ पे रिवर के कुछ कॉन्फ्लुएंस थे, ये खारकई रिवर और स्वर्णनरेगा, है ना, सुबरनरेगा भी इसे कहा जाता है, ये रिवर दोनों आके मिलती हैं। इस तरह से यहाँ पे सब चीज़ें देखने मिलती है। रोड्स भी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी और यहाँ रेलवे की भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी देखने मिलती है। साक्षी को यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि चूज़ किया गया था टू सेटअप स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन्स। ऐसे क्या रीजन्स थे? तो ये जो प्लेस थी ये सिर्फ 32 किलोमीटर्स थी केलामती रेलवे स्टेशन से। केलामती रेलवे स्टेशन जो था बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पे, उससे। दूसरी बात अगर देखा गया तो ये बहुत क्लोज, इससे बहुत क्लोज थे, आयरन ओर भी इससे पास में थे, कोल भी बहुत पास में मिल जाता था, मैंगनीज डिपॉजिट्स भी मिलते थे यहाँ पे हम कहेंगे, एज वेल एज टू कोलकाता, ये भी आपको देखने मिलता है, विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट, ठीक है। हम कहेंगे कोलकाता से भी आप कोलकाता तक भी इजीली पहुंच सकते थे, ये सब चीज़ें आपको देखने मिलता है। टिस्को जो था गेट्स कोल फ्रॉम झारिया कोल फील्ड्स, आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट उसको मैंगनीज जो है वो ओडिशा से मिलता था और छत्तीसगढ़ से मिलता था।
खरकाई और सुबरनरेगा जो नदियाँ थी वो उसको वाटर सप्लाई करती थी। तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव थे वो यही था कि प्रोवाइड करना एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट, तो उसका और अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए ताकि इंडिया में भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो उनका भी डेवलपमेंट हो पाए। आखिर बाकी इंडस्ट्रीज बनने को स्टील की ज़रूरत पड़ेगी और ये स्टील अगर इंडिया में ही बनेगा तो बेहतरीन है, हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे ही कंट्री में अच्छे प्रोडक्शन मिल पाएंगे। जमशेदपुर में अगर देखा गया तो सेवरल अदर इंडस्ट्रीज भी आपको देखने मिलती है जो टिस्को के बाद बनी है। वो सब इंडस्ट्रीज जो होती है वो केमिकल बनाती है, लोकोमोटिव पार्ट बनाती है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बनाती है, मशीनरी बनाती है, टिन प्लेट, केबल और वायर हो गया। अगर स्टील और आयरन बन रहा है तो बाकी चीज़ें भी इजीली बन पाएगी, इसलिए वहाँ बाकी इंडस्ट्रीज भी फिर लोकेट होने लग गई। आपको यहाँ पे उन्होंने एक वर्क दिया था, विद द हेल्प ऑफ एन एटलस आइडेंटिफाई सम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड मार्क देयर लोकेशन ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। ब्लैंक मैप पे आपको इसको मार्क करना है, ये सबसे अच्छा काम होगा कि आप इसे ब्लैंक मैप पे मार्क करना शुरू कर दें। सो हम कहेंगे उसके बाद कि डेवलपमेंट जो हुआ है इंडस्ट्रीज का, आयरन और स्टील इंडस्ट्री का, फिर यहाँ से हम कहेंगे रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा क्योंकि इंडिया में स्टील आने लगा। जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये भी पता है कि कितने भी सेक्टर्स हो, लगभग सभी सेक्टर्स को इंडियन इंडस्ट्री में अगर आपको डेवलपमेंट लाने हैं या सभी सेक्टर्स में अगर आपको अच्छा डेवलपमेंट करना है तो आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। आयरन का कहाँ यूज़ होता है ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। इंडियन ओर जो होते हैं और जो स्टील इंडस्ट्री होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टील प्लांट्स जो होते हैं ये होते हैं। उसके अलावा छोटे मोटे स्टील मिल्स भी आपको देखने मिलती हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल्स होती है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती है, ये सब छोटी मोटी इंडस्ट्रीज या रोलिंग मिल्स भी आपको यहाँ पे देखने मिलती है। इस तरह की कुछ चीज़ें आपको जमशेदपुर में देखने मिलती है इंडिया में। अगला अगर देखा गया तो एक और जगह का नाम यहाँ पे आता है, स्टील इंडस्ट्री का नाम आया तो फिर नाम आता है पिट्सबर्ग का। पिट्सबर्ग जो होता है इसके बारे में अगर हम जानें तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिचुएटेड है। स्टील इंडस्ट्री जो है पिट्सबर्ग की वहाँ पे लोकेशन के उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं। काफ़ी सारा जो रॉ मटेरियल होता है जैसे कोल जो है वो लोकली वही आसपास अवेलेबल होता है। आयरन ओर जो होता है वो भी आयरन माइन से आता है जो मिनेसोटा करके जो है जगह, वहाँ पे अबाउट 1500 किलोमीटर से पिट्सबर्ग से। बिटवीन दीज माइंस हम कहेंगे और पिट्सबर्ग एक वर्ल्ड्स बेस्ट रूट जो है शिपिंग ओर जो है वो यहाँ पे चीपली अवेलेबल है, जिसको हम कह सकते हैं ग्रेट लेक्स वाटरवे। सो यही है ये माइंस के बीच में। और पिट्सबर्ग के हम कहेंगे पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेस्ड रूट फॉर शिपिंग और चीपली, है ना। तो फेमस ग्रेट लेक वाटरवेज आपको देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये है, इसी में आपको पिट्सबर्ग लोकेट करना है आपके मैप में देख के। अगर देखा गया तो जो ट्रेन्स होती है दे कैरी द ओर फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया, और हम कहेंगे ओहियो जो है और जो मोनोगेहला जो है या फिर एलेगेनी जो है रिवर्स, ये प्रोवाइड करती है उनको वाटर सप्लाई। तो देखिए कितना अच्छा वाटर सप्लाई भी हो जाता है, कोल भी मिल जाता है और अच्छा रूट भी होता है जहाँ से सप्लाई हो सके। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ, है ना। तो हम कहेंगे कि अभी अगर देखा गया तो बहुत वैलीज में भी ये लोकेट होने लगी। आजकल बहुत कम इंडस्ट्री, पहले अगर देखा गया तो बहुत इंडस्ट्रीज रहा करती थी। दे आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ मोनोगेहला एंड एलेगेनी रिवर्स, है ना, अबाउ पिट्सबर्ग एंड अलॉन्ग द ओहियो रिवर बिलो इट, यहाँ भी आपको देखने मिलते हैं। फिनिश स्टील जो होता है इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है मार्केट पे लैंड के यूज़ करके और वाटर के रूट्स का यूज़ करके, ये भी हमें पता चलता है। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने एक फैक्ट बताया, द नेम्स हम कहेंगे ग्रेट लेक्स आर सुपेरियर, हुरॉन, ऑन्टेरियो, मिशिगन एंड ईरी, ये सब आपको देखने मिलता है। लेक सुपेरियर जो लार्जेस्ट है इन पांचों लेक में से, इन सबको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इट लाइज हायर अपस्ट्रीम देन अदर्स, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पे पता चलती हैं। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये वर्ड सबसे पहले टेक्सटाइल यानी कपड़ा होता है। अब ये वर्ड कैसे आया, तो वो कहते हैं कि द टर्म टेक्सटाइल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्सेर, जिसका मतलब होता है वीविंग करना, ठीक है। तो सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपको देखने मिलता है कि वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशियंट आर्ट। ये तो बहुत एंशियंट टाइम से चला आ रहा है कि क्लॉथ की वीविंग कर रहे हैं हम, ठीक है। कॉटन हो गया, वुल हो गया, सिल्क हो गया, जूट, फ्लैक्स हो गया, ये सब का यूज करते हैं कपड़ा बनाने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है इसको डिवाइड किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल जो उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे हम कहेंगे फाइबर जो है कि रॉ मटेरियल है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फाइबर जो है ये नेचुरल भी हो सकता है या मैनमेड भी हो सकता है,
ठीक है। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो वुल, सिल्क, कॉटन, लिनन या जूट होते हैं, वहाँ से मिलता है। या मैनमेड फाइबर जो होता है वो नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक या फिर रेयॉन होता है, यहाँ से मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने मिलते हैं जिससे कपड़ा बनता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है ये हम कहेंगे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड में। हम ये भी कहेंगे कि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया था 18th सेंचुरी में यूरोप में, तो कॉटन क्लॉथ जो था वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक, है ना। पहले अगर देखा गया तो व्हील्स का और लूम्स का यूज़ करके हाथ से कपड़ा बनाया जाता था। इन 18th सेंचुरी पावर लूम जो होते हैं वो फिर बनाए गए, जिसके चलते कुछ मशीन्स का यूज़ करके फिर कॉटन को बनाया गया। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले ब्रिटेन में और बाद में अगर देखा गया तो बाकी पार्ट्स में वर्ल्ड में ये बनाया गया। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा सकता है आज कॉटन बनाने के लिए, तो आपको पता है। तो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया, ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स है कॉटन टेक्सटाइल्स के, ये भी हमें देखने मिलता है। इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन हम कहेंगे ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ये है इंडिया का तो बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन रहा है कि वो बहुत अच्छे क्वालिटी के कॉटन के कपड़े बनाता है। बिफोर ब्रिटिश रूल भी हम कहेंगे तो जो इंडियन थे, है ना, हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लॉथ जो है वो ऑलरेडी मार्केट में आते थे, बस हाथ से बनाए जाते थे और मार्केट में बिकते थे, और बेहतर क्वालिटी के, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वो वहाँ पे रहा करते थे, ये भी हमें पता चलता है। उसके अलावा हम कहेंगे जो मुस्लिन होता है ढाका का, या फिर हम कहेंगे जो चिंजेज होता है ऑफ मसूलीपट्टनम का, या फिर कैलिकोस होता है कैलिकट का, या फिर गोल्ड व्रॉट कॉटन होता है बुरहानपुर का, सूरत का और वडोदरा का, ये हम कहेंगे वर्ल्ड वाइड इनके क्वालिटी और डिज़ाइन के लिए जाने जाते हैं, है ना। तो ये सब टाइप ऑफ हम कहेंगे कि कुछ ये टेक्सटाइल्स है जो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में, इस तरह से होता है। बट प्रोडक्शन जो होता है हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल का वो बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम भी बहुत लगता है और बनाने को भी बहुत टाइम लेता है। ऊपर से बहुत सारे इसमें चीज़ें प्रोसेस जो है वो बहुत हम कहेंगे कि मेहनत की भी है और बहुत खर्चे भी इसमें हो जाते हैं। हेंस जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कंपटीशन जो है ना, कुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट। क्योंकि क्या होता था वेस्ट में होगा तो एक साथ अगर मशीन में से 100 कपड़े निकल रहे थे उतने टाइम में हम हाथ से 10 ही कपड़े बना सकते थे। इनके जितने हमारे मार्केट में 10 कपड़े आ सकते थे उतने टाइम में इनके 100 कपड़े आ जाते थे। उतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, तो सस्ते में भी बिकता था और ज़्यादा अवेलेबल भी रहते थे, तो लोगों ने वही खरीदना शुरू कर दिया। हमारे ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो कॉम्पिटिशन में खड़ी ही नहीं रह पाई, है ना। तो विच प्रोड्यूस चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक्स, जो कि न्यू टेक्सटाइल मिल्स होती है वो यही देती है, सस्ता और अच्छे क्वालिटी का फैब्रिक जो मशीन से बनता है। बट ये बेहतरीन जो तरीका था और बहुत अच्छा जो पक्का कपड़ा बनाया जाता था वो मार्केट में ज़्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि महंगा भी है और बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं होता है। इस तरह से आपको देखने मिलता है। अगर देखा गया तो पहला सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल जो था ये मुंबई में 1854 में बनाया गया। आपको ये भी बता दूं कि वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट जो है और जो पोर्ट है मुंबई में अवेलेबल इंपोर्ट करने के लिए मशीनरी या रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है आसपास, या स्किल्ड लेबर जो अवेलेबल थे, उस कारण रैपिड एक्सपांशन हो गया इंडस्ट्री का इस रीजन में। और मुंबई जो था ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एक सिटी बन गया धीरे धीरे। यही चीज़ें आपको देखने मिलती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मेजर कॉटन टेक्सटाइल रीजन्स जो है यहाँ पे आपको सब देखने मिलते हैं। देखिए इंडिया में है काफ़ी सारे, ये आपको देखने मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, डू यू नो द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो है देश में वो फोर्ट ग्लॉस्टर में बनाई गई थी, कोलकाता के पास 1818 में। इसको बंद करा दिया गया कुछ टाइम बाद। ये है तो पहली टेक्सटाइल मिल कंट्री में 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता बनाई गई थी। आगे अगर हम आते हैं तो हमें ये देखने मिलता है इनिशियली जो इंडस्ट्री थी वो फ्लोरिश कर रही थी स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात में, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा था, ह्यूमिड था। बट टुडे ह्यूमिडिटी जो है उसको क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियली भी। रॉ कॉटन जो होता है इज अ प्योर एंड नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, सो दिस इंडस्ट्री हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑल्सो। इंडिया में बाकी जगह भी देखने मिल गई। तो आज जो होता है वो रॉ कॉटन भी काफ़ी जगह उसको लाया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। इन चीज़ों के कारण इंडिया में पूरी इंडस्ट्रीज फैल गई। कोयम्बटूर जो हो गया, कानपुर हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना,
पुदुचेरी पानीपत जो है ये पूरे रीजन है जहाँ पे अब इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। बहुत अच्छा एक और फैक्ट दिया है, अबाउट 1/3 ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसका टोटल प्रोडक्शन जो होता है ये एक्सपोर्ट किया जाता है, इंडिया से बाहर भेजा जाता है 1/3, और बचा हुआ सिर्फ आपके लिए अवेलेबल होता है। देखिए कितनी बेहतरीन एक चीज़ आपको यहाँ पता चली, जो हम ये सोच भी नहीं सकते कि भाई जितना बनता है उससे कहीं ज़्यादा बाहर चले जाता है। अहमदाबाद के बारे में बात की गई है, जैसे अगर स्टील का नाम आ रहा था, आयरन का नाम आ रहा था तो जमशेदपुर का नाम आया था, वैसे यहाँ पे अहमदाबाद और ओसाका का नाम आता है। वहाँ पे पिट्सबर्ग और जमशेदपुर का नाम आ रहा था। अहमदाबाद की अगर बात करें तो ये गुजरात में लोकेटेड है, और जो रिवर है जिसके किनारे लोकेटेड है वो साबरमती नदी है। फर्स्ट मिल जो एस्टेब्लिश की गई थी वो 1861 में यहाँ पे की गई थी। उसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल मिल बन जाती है इंडिया की, मुंबई के बाद। अहमदाबाद जो है वॉज देयर फॉर ऑफन रेफर्ड टू एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा बनता है काफ़ी बड़े लेवल पे। फेवरेबल लोकेशन है, लोकेशनल फैक्टर्स यहाँ पे हैं जिस कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अहमदाबाद में बन सकती है। अहमदाबाद जो होता है ये बहुत पास में है कॉटन ग्रोइंग एरिया के, जिसके चलते बहुत सारे फ़ायदे भी यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं। जैसे इंश्योर ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है ना, कॉटन मिल जाता है तो टेक्सटाइल बनेगा ही। तो हम कहेंगे कि क्लाइमेट जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा है स्पिनिंग और वीनिंग के लिए। टेरेन भी ऐसा हिली नहीं है, फ्लैट टेरेन आपको देखने मिलता है, और लैंड भी इजीली अवेलेबल है जो कि सूटेबल है मील के बनाने के लिए। डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र हैं, जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर भी आपको दे देते हैं, तो स्किल्ड लेबर्स भी आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा रोड्स भी अच्छे से डेवलप्ड है, रेलवे नेटवर्क भी अच्छे है, जिस कारण एक जगह से दूसरी जगह जो टेक्सटाइल है वो जा सकता है, अलग अलग पार्ट्स में देश में भेजा जा सकता है, इस कारण ईजी एक्सेस है मार्केट में। मुंबई पोर्ट जो है ये भी काफ़ी दूर नहीं है, पास में ही है, और यहाँ से हम कहेंगे इंपोर्ट भी हो सकती है मशीनरी, और कॉटन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। मशीनरी मंगानी है तो हम बाहर से मंगा सकते हैं, जिसको इंपोर्ट करना कहेंगे, और हमारे यहाँ से जो कॉटन बना है उसको बाहर भी भेज सकते हैं, जिसको एक्सपोर्ट करना हम कहेंगे। ये आपको देखने मिलता है। उसके बाद आपको देखने मिलता है बट इन द रिसेंट ईयर्स अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स जो होता है यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने मिल रहे हैं। जैसे हम कहेंगे कि कुछ क्लोज डाउन हो चुके हैं, काफ़ी सारे जो मिल्स है ये बंद पड़ चुके हैं। ये प्राइमरीली इसलिए हुआ है क्योंकि नया टेक्सटाइल सेंटर आ गया है देश में, आ चुके हैं नए नए, एज वेल एज यानी हम कहेंगे कि दूसरी बात की वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज थी वहाँ पे मशीन्स को भी अपग्रेड और टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड नहीं किया गया था, जिस कारण मिल्स जो अहमदाबाद की थी वो काफ़ी सारी बंद पड़ने लग गई। ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं अहमदाबाद के कुछ मिल्स ने। उसके बाद ऐसे ही दूसरी जगह जो है वो ओसाका है, नाम से पता चल रहा होगा जापान में है। अहमदाबाद जैसे आपने इंडिया में देखा वैसा ओसाका जापान में देखते हैं। ओसाका जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का, इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहा जाता है। मैनचेस्टर जो होता है ये आप जानते ही है किस कंट्री में, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मैनचेस्टर वो जगह है जहाँ पे हम कहेंगे कि कपड़ा सबसे ज़्यादा बनता है, इसीलिए ओसाका को भी मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है वो ओसाका में डेवलप इसीलिए हुई है क्योंकि अलग अलग जोग्राफिकल फैक्टर्स उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ पे अगर देखा गया तो प्लेन, एक्सटेंसिव प्लेन है ओसाका के पास, यानी हम कहेंगे कि ज़्यादा टेरेन नहीं है, प्लेन्स है, जिस कारण हम कहेंगे लैंड जो होती है वो इजीली अवेलेबल है कॉटन मिल के ग्रोथ के लिए। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है जो कि स्पिनिंग और वीविंग के लिए सूटेबल होता है, ये अच्छे से याद रखेगा। रिवर योडो जो होती है ये सफिशियंट वाटर देती है मिल को। लेबर जो होता है वो भी इजीली अवेलेबल होता है। लोकेशन जो होती है पोर्ट की, उस कारण रॉ कॉटन को इंपोर्ट भी किया जा सकता है और एक्सपोर्ट किया जा सकता है टेक्सटाइल को। नहीं भी कॉटन अवेलेबल है तो कॉटन को हम कहेंगे कि बाहर से इजीली मंगाया जा सकता है क्योंकि पोर्ट यहाँ से पास में है, और बना हुआ जो कपड़ा है उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ओसाका में वो कम्प्लीटली डिपेंड है इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल के पास, क्योंकि इनके पास खुद का रॉ मटेरियल नहीं है तो बाहर से मंगाते हैं। कॉटन को इंपोर्ट किया जाता है कहाँ से इस जगह पे, इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से और यूएसए से। फिनिश प्रोडक्ट जो होता है उसको मोस्टली एक्सपोर्ट ही किया जाता है, कुछ वो लोग यूज़ करते हैं, कुछ को बाहर भेज देते हैं। सो हम कहेंगे इसका भी बहुत अच्छा मार्केट है क्योंकि उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है उस कपड़े की, और प्राइस भी बहुत कम होता है, लो प्राइस में बिकता है। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज़ इन द कंट्री ऑफ लेट, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज सच एज आयरन, स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट। तो हम यही कहेंगे कि इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज़ और भी है देश में,
उसमें से एक ओसाका भी थी, बट धीरे धीरे इसमें और भी इंडस्ट्रीज़ आने लगी, जैसे कि हम कहेंगे आयन हो गया, स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सीमेंट के इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे बनाई जाने लग गई है। तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे आपको चीज़ें पढ़ने मिलती हैं। इंडस्ट्री है ये चैप्टर में, तो इंडस्ट्रीज चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो पढ़े थे वो तो आपको ऐसे मैप में ही पता है। हमने यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन और इंडस्ट्री ऑन बेस्ड ऑफ रॉ मटेरियल साइज और ओनरशिप पढ़ा था, ये सब उसके क्लासिफिकेशन है। दूसरा हमने फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे लोकेशन को वो देखे थे कौन से होते। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट से यहाँ पे देखे थे। उसके बाद हमने कुछ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में आपने अलग अलग लोकेशन देखी, जिसमें आपने आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन देखी है काफ़ी सारी, जिसमें आपने आयरन और स्टील में अगर देखा गया तो आपने जमशेदपुर और दूसरा पिट्सबर्ग को देखा था। और अगर हम देखें कि जो कॉटन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसमें आपने जापान को और अहमदाबाद को देखा था। तो यहाँ यही सब चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी है। देखिए आपकी आंखों के सामने सब जा रहा है। जमशेदपुर यानी एक रिवीजन के तौर पे समझ जाइए। दूसरा आपने पिट्सबर्ग को देखा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपने जो देखे थे वो आपने देखा, हम कहेंगे अहमदाबाद को, और जापान का जो शहर है ओसाका उसको। तो ये हो गई आज के हमारे इस चैप्टर की स्टडी। अब एक ही चैप्टर बचा है 8th एनसीईआरटी का, तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लीजिए और 8th के एनसीईआरटी भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करते रहे वीडियो कैसा लगता है इस पर, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और नए वीडियो बनाने के लिए। उसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसा करने से आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहते हैं और आपके इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है वो भी कभी मिस नहीं होते हैं। तो इसी तरह से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अपने सेशंस को इंटरैक्टिव बनाइए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। मैं श्रेयस बढ़िए आप सबसे यही कहूँगा कि आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते रहिए, जितने हो सके उतने अच्छे से आंसर राइटिंग करते रहिए और अपनी स्टडी को बेहतरीन बनाते रहिए। अपना ख्याल रखते चलिए, अच्छे से डाइट लेते चलिए, एक्सरसाइज करते चलिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।